नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए हिमालय के विभिन्न भागों के बारे में, जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि हिमालय के अगर भागों को यानी उसके विभिन्न ऊंचाइयों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाए तो उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। तो अब हम करने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय देखेंगे तो आप अपने एटलस में देखिए तो भारत के सबसे उत्तर में यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रीजन में आप देखेंगे ट्रांस हिमालय में 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। पहली सबसे ऊपर है कराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। ये क्रमशः आपको उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना होगा। अब देखिए हम इन्हीं के बारे में करना शुरू करते हैं। तो कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2 या गाडविन ऑस्टिन। ठीक, K2 या गाडविन ऑस्टिन भी इसे बोला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आप जानते ही हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद आपकी पड़ेगी K2 और K2 के बाद कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा। तो हम यहाँ से एक प्रश्न और कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं। ये देखिए ये तीनों हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। ठीक, K2 जहाँ कराकोरम श्रेणी में है, एवरेस्ट नेपाल में, व कंचनजंगा आपका नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पे मिलेगा। ठीक, एवरेस्ट को नेपाल में पिछले वीडियो में किया है सागर माथा भी कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ के यानी कराकोरम श्रेणी में पड़ने वाले प्रमुख ग्लेशियर या हिमनदों के बारे में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्लेशियर है आपका सियाचिन। ठीक, सियाचिन इस पर 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे अपने कब्जे में लिया था। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न कौन पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक, युद्ध स्थल है। अगला देखिए कि और कौन कौन से प्रश्न यहां से बनेंगे या कौन कौन से हिमनद होते हैं। तो देखिए सियाचिन, हुंजा, बैफो, साल्टेरो, बाल्टेरो, ये अन्य हिमनद इस कराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। ढेर सारे हिमनद हैं और यहाँ से ढेर सारी नदियाँ, छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी निकलती हैं। और देखिए तो इसका अधिकांश विस्तार आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मिलेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए लद्दाख श्रेणी। ठीक, लद्दाख श्रेणी ऑब्वियस है लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। ठीक, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसकी प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। लद्दाख श्रेणी घाटियां बनाती है। घाटियां कैसे कि जैसे इस तरफ क्या है आपका कराकोरम है और फिर लद्दाख है, तो ये बीच में क्या पड़ेगा? घाटी पड़ेगा। तो इन घाटियों के बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख श्रेणी की प्रमुख घाटियों में देखेंगे सेचर गैप घाटी है। ठीक, और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं सेचर गैप के अतिरिक्त, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूगा घाटी। क्यों पूगा घाटी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। ठीक, गर्म जल के स्रोत, यही कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपको घाटियां दे देगा, गर्म जल के स्रोत दे देगा और आपको मिलान करना होगा या तो टिक मारना होगा सीधे सीधे। तो पूगा घाटी है कहाँ, यही प्रश्न पूछ लेगा तो
लद्दाख में है भैया पूगा घाटी। गर्म जल का स्रोत है, यहाँ पर आप भाप ऑलरेडी निकल रही है, बस भाप को एकत्रित कीजिए और आपको भूतापीय एनर्जी मतलब भाप एकत्रित कीजिए, टरबाइन चलाइए और बिजली पैदा कीजिए, यानी भूतापीय ऊर्जा आपको यहाँ से सीधा मिल जाएगी। एक और घाटी है जो इम्पोर्टेंट है जिसे हम कहते हैं नुब्रा घाटी। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, जास्कर श्रेणी में देखते हैं। तो जास्कर श्रेणी में कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जास्कर श्रेणी जो कि तीसरी और ट्रांस हिमालय की अंतिम, उत्तर से दक्षिण आएंगे तो अंतिम पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए जास्कर श्रेणी में कई सारी झीलें हैं जिसमें दो झीलें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक शेषनाग झील एंड वेरीनाग झील। ठीक, वेरीनाग झील। शेषनाग झील क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो शेषनाग झील से क्या निकलती है, झेलम नदी निकलती है। ठीक, झेलम नदी निकलती है। और आगे आप लद्दाख से आगे जाएंगे तो आपको महाल हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है पीर पंजाल। तो जास्कर व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। और झेलम नदी कहाँ बहती है, कश्मीर घाटी। ठीक, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया ऐसे सिंपल सा, कश्मीर घाटी कौन सी नदी निर्माण करती है कश्मीर घाटी का, तो वो झेलम नदी है। तो ये कश्मीर घाटी में बहते हुए, कश्मीर घाटी में बहते हुए, कश्मीर घाटी में एक झील भी ये बनाती है, आप लोग वो प्रसिद्ध नाम है उसका जानते हैं, उलर झील। ठीक, उलर झील बनाती है। अब उलर झील के बारे में कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, याद रखेंगे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक, मीठा पानी यानी जिसे आप डायरेक्ट पी सकते हैं और खारा पानी जिसे आप पी नहीं सकते हैं। ठीक, जिसमें नमक की मात्रा होती है। अब एक फैक्ट और मैं यहाँ बता देता हूँ, लद्दाख और कराकोरम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं के मध्य अपने एटलस में देखिए तो एक झील बनी होगी ऐसे कुछ। ठीक, उसका विस्तार तिब्बत में और भारत के सियाचिन इलाके में है और उस झील का नाम है पैगोंग त्सो, पैगोंग त्सो। ठीक, अब पैगोंग त्सो क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भारत और चीन के मध्य जो वहाँ पर विवाद चल रहा है, ठीक, उसके सीमा विवाद जो चल रहा है वही इसी पैगोंग त्सो लेक पर चल रहा है, इसी पैगोंग त्सो झील पर चल रहा है, जहाँ पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे कई सारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया और कई सारे वीर जवान शहीद हुए। लेकिन शहादत से पहले उन्होंने चीन के जवानों को जो निपटाया है आज तक चीन संख्या नहीं बता पाया। ठीक, तो देखिए पैगोंग त्सो लेक, और ये पैगोंग त्सो लेक इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक, एक तो सीमा पर है, दूसरी इससे रिलेटेड एक जो फैक्ट जो पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं। तो पैगोंग त्सो झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। देखिए इतनी ऊंचाई पर खारे पानी की झील बन गई है। ठीक, अब ये खारा पानी क्यों है, कैसे है, इसका कोई अंदाजा नहीं। तो पैगोंग त्सो लेक विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। लद्दाख श्रेणी का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख का पठार। ठीक, और अब देखिए लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार, अगर पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो वो है तिब्बत का पठार, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह आपके ट्रांस हिमालय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते थे, जितनी भी चीज़ें बन रही थी वो सारी की सारी हमने कर ली हैं। तो अब आगे चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ, या यूँ कहें आगे चलते हैं अगली चीज़ों की तरफ। और ध्यान रखिए जो लोग नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं वो आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाएं हमारे साथ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में थोड़ा टाइम है, चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है। तो एग्ज़ाम जैसे ही पास आएगा, आपके पास क्या जैसे ही एग्ज़ाम की घोषणा होगी इस तारीख को लेंगे, तब तक हम आपका सिलेबस पूरा करा देंगे। और जो लोग लेखपाल की इन नोट्स के माध्यम से आप चाहे लेखपाल की तैयारी करें, चाहे यूपी सिपाही या यूपी पुलिस की, यूपी एसआई की, या
आरओ की या पीसीएस की भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा डीप में कभी भी प्रश्न नहीं बनता है, जितना हो सक रहा है यानी जितना डीप में जाना चाहिए जीएस को लेकर उससे ज़्यादा डीप में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग एकदम सिस्टम से मेरे साथ पढ़ते चलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृहद या महान हिमालय। तो देखिए ट्रांस हिमालय हमने कर लिया है, अब वृहद या महान हिमालय करेंगे। और महान हिमालय में देखेंगे इसके जो प्रमुख फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं उनको करते हैं। तो महान हिमालय को, इन फैक्ट्स को पढ़ने से पहले थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी या ले लीजिए, अलग जानकारी ले लीजिए कि भैया महान हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है और पश्चिम में यानी वेस्ट में यानी जम्मू कश्मीर में, अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो क्या जम्मू कश्मीर से लेकर ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। और अरुणाचल प्रदेश के पश्चात ये इधर देखिए, सॉरी तो हमारा अगला टॉपिक है महान हिमालय या वृहद हिमालय। तो देखिए महान हिमालय और वृहद हिमालय के प्रमुख फैक्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स जान लीजिए। बेसिक का मतलब इसके बारे में कुछ और जान लीजिए जहाँ से प्रश्न बना है। ठीक, तो अगर देखें वृहद या महान हिमालय तो यह पश्चिम में वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ठीक, यहाँ पर देखिए पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। उसके पश्चात यह भारत एवं म्यांमार की सीमा बनाते हुए अराकान योमा के नाम से बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाता है और यदा कदा यानी जगह जगह पर कई सारे द्वीपों के रूप में फिर से इसका उद्भव होता है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, जिनकी संख्या 572 है। हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख लीजिए। तो पश्चिम में जहां इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, वहीं पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक ही बसती है। ठीक, और यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक, औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं। हमने एवरेस्ट वगैरह किया था, कंचनजंगा किया था। ठीक, तो देखते हैं कि इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में, विश्व के सर्वोच्च शिखर जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं उनके बारे में। तो देखिए यह नंगा पर्वत से शुरू होकर, नंगा पर्वत से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक विस्तृत है और अरुणाचल प्रदेश में है। अगर नंगा पर्वत की बात करें तो वर्तमान में यह पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। वहीं इसकी अन्य चोटियों की बात करें तो हम देखेंगे उत्तराखंड में कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ये 3 सर्वोच्च पर शिखर आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। याद रखेंगे यूके, उत्तराखंड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेपाल में पाए जाने वाले कुछ सर्वोच्च शिखर, तो ये है आपका अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट, फिर मकालू। ठीक, और उसके बाद जो लास्ट वाला बच जाता है ये है आपका कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा को नेपाल, और कंचनजंगा कहाँ विस्तृत है? नेपाल प्लस सिक्किम, याद रखेंगे इसे। ठीक, और कंचनजंगा को
यह बायोस्फीयर भी है, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और कंचनजंगा को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर कंचनजंगा ना आए ऑप्शन में सिक्किम आ जाए तो आप सिक्किम मार देंगे। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है प्रमुख हिमनद। ठीक, तो महान हिमालय में ढेर सारे हिमनद पाए जाते हैं। आप अपने पेट के सिलेबस को यदि उठाकर देखें तो वहाँ पर दिया गया है हिमनद। ठीक, अक्सर जीएस के सिलेबस जो चाहे जो भी आयोग जारी करे वो हिमनदों का हेडिंग जरूर देता है। ठीक, तो देखिए प्रमुख हिमनदों में आप यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपंथ, मिलाम जैसे ग्लेशियर्स आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। गोसाईथान नेपाल में तथा जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। ये यहाँ पर ये क्या बना है, ये आपका है नंगा पर्वत और ये आपका नमचा बरवा, यानी मैंने विस्तार आपको एक तरह से दिखाया है। तो चलिए उत्तराखंड में इन ग्लेशियर्स से निकलने वाली नदियों की चर्चा कर लेते हैं। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, ऑब्वियस आप लोग जानते भी होंगे, यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। ठीक, चोराबारी से कौन सी नदी निकलती है, ये है आपकी अच्छा सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है। एक मिनट, अलकनंदा। ठीक, मिलाम से काली नदी निकलती है। ध्यान रखेंगे काली नदी जो मिलाम से निकल रही है ये नेपाल व भारत की सीमा बनाती, मतलब यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती। जो भी क्वेश्चन आया आप उसे टिक मारेंगे सीधा सीधा। ठीक है, नेपाल व भारत की सीमा बनाती है। और अगला देखते हैं, काली नदी की एक सहायक नदी है जिसके बारे में वर्तमान में चर्चा चल रही थी, तो इसकी सहायक नदी ये भी कर लेते हैं। सहायक नदी, इसका नाम है लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, ठीक, लिम्पियाधुरा। अच्छा, हमारा चोराबारी रह गया है, तो चोराबारी से जो नदी निकल रही है उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा, अच्छा इस तरह लिख देता हूँ, मंदाकिनी। ठीक, चलिए काली नदी पर चर्चा कर रहे थे। काली नदी नेपाल व भारत की सीमा बनाती है। ऑप्शन में अगर भारत नहीं दिया है, नेपाल व उत्तराखंड, तो आप मार देंगे। ठीक, काली नदी, ये सीमा कब निर्धारण हुआ, ये इस सीमा का निर्धारण हुआ था 1816 में अंग्रेजों और नेपालियों के मध्य सुगौली की संधि के माध्यम से काली नदी को ही सीमा माना गया। नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण काली नदी करती है, वहीं पूर्वी सीमा की बात करें तो कंचनजंगा करती है। समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसकी सहायक नदी लिम्पियाधुरा को रट्टा मार लेंगे। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए गोसाईथान जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल में ग्लेशियर है, यहाँ से कोसी नदी निकलती है, आप लोग जानते होंगे। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं, जेमू ग्लेशियर ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में पड़ता है। इसी कंचनजंगा की ऊंचाइयों पर जेमू ग्लेशियर है और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी कहाँ पर मिलती है, ठीक, किस नदी से आगे जाकर मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक, और तीस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के मध्य है, तो ऑब्वियस है, आप समझ गए होंगे, सिक्किम से निकल रही है, बांग्लादेश जाएगी, यानी भारत व बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा महान हिमालय या बृहद हिमालय से रिलेटेड जितना फैक्ट था हमने कर लिया है। ये याद रखेंगे कि महान हिमालय पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर उसकी चौड़ाई घटती है। वहीं अगर आप देखें तो एवरेस्ट पर्वत ऊंचाई सबसे ज़्यादा विश्व की। ठीक, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है लेकिन चौड़ाई घटने लगती है। ठीक, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, चौड़ाई घटने लगती है। इसके साथ ही इसकी औसत ऊंचाई, यहाँ पर रह गया शब्द औसत ऊंचाई,
इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ये भी याद रखेंगे। इस तरह से जितना भी प्रश्न बनता था महान हिमालय से वो सारा कवर कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं लघु हिमालय, ठीक, या मध्य हिमालय। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने लघु हिमालय, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, या जिसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, उनके बारे में। तो चलिए जो जो फैक्ट बनते हैं हम उसके बारे में करते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार J&K यानी जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक पाया जाता है, ठीक, जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक पाया जाता है। इस हिमालय के इस भाग में कई सारी घाटियां पाई जाती हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कश्मीर घाटी, मैंने अलग अलग चीज़ें बना ली हैं भैया। कश्मीर घाटी पर्वत श्रृंखला कौन सी यहाँ पर है? पीर पंजाल। कई बार बात हमारी हो चुकी है इस पर कि कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है? पीर पंजाल में। और यहाँ कौन सी प्रमुख नदी बह रही है? झेलम नदी, ठीक। उसके बाद देखिए कुल्लू कांगड़ा, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और कुल्लू कांगड़ा कहाँ पर है, किस पर्वत श्रृंखला में है? ये है धौलाधर में, धौलाधर, ठीक, धौलाधर पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर जो प्रमुख नदी बह रही है उसका नाम है व्यास नदी, ठीक। उसके बाद देखिए मसूरी, मसूरी आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक। मसूरी उत्तराखंड, ये किस पर्वत श्रृंखला में पड़ता है? ये पड़ती है नाग टिब्बा, ठीक, नाग टिब्बा। और यहाँ पर जो नदी बह रही है वो है यमुना नदी, ठीक। अंत में काठमांडू घाटी, ठीक, काठमांडू नेपाल में है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक। ये महाभारत श्रेणी में पड़ती है, महाभारत श्रेणी, ठीक। और यहाँ पर जो प्रमुख नदी बहती है उसका नाम है बागमती। क्या नाम है? बागमती। ये यमुना की सहायक नदी, सॉरी यमुना कह रहे हैं, गंगा जी की सहायक नदी बिहार में मिलती है जाके, ठीक, ये भी याद रखेंगे। तो देखिए ये जो प्रमुख घाटियाँ थी ये किन किन पर्वत श्रृंखलाओं में पड़ती हैं। और इन पर्वत घाटी, भाई कोई भी घाटी है, जैसे ये क्या है पर्वत श्रृंखला, ये नदी, सॉरी ये पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे ये महान हिमालय हो अगर, और ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय हो, तो यहाँ से जो नदी निकल रही है ना, तो ये घाटी बनाएगी कि नहीं? नदी धीरे धीरे पर्वत को काटती रहती है और घाटियाँ बनाती। इन्हीं घाटियों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी घाटी है और किस किस पर्वत श्रृंखला में है और उस घाटी में कौन सी नदी बह रही है, ये भी याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लघु हिमालय में एक विशेष प्रकार की हिमानीकृत मृदा पाई जाती है, जहाँ पर एक विशेष प्रकार की फसल होती है। पूछा गया है प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हिमानीकृत मृदा है, ठीक, ग्लेशियल क्ले इंग्लिश में बोलते हैं, हिमानीकृत मृदा, मिट्टी, ठीक, इसका नाम है करेवा, करेवा मृदा है। और इस करेवा मिट्टी में एक केसर पैदा किया जाता है, ठीक, केसर। और केसर ऐसा वैसा केसर नहीं, ये नेक्स्ट लेवल का केसर है। और इस केसर, यह जो केसर पैदा होता है इसका नाम दिया गया है जाफरान केसर, या जाफरानी, आप लोग सुनते होंगे जाफरानी केसर, ठीक, जाफरान केसर। ये कश्मीर में पैदा होती है और कश्मीर के एक विशेष क्षेत्र में ही पैदा होती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। तो ये करेवा मृदा कहाँ पाई जाती है? केवल लिखेंगे कश्मीर, जम्मू भी नहीं लिखेंगे, यहाँ कश्मीर में पाई जाती है, जिसमें जाफरानी केसर पैदा होता है। और ये भी याद रखेंगे भारत सरकार ने इस जाफरानी केसर को GI टैग दे रखा है। क्या दिया है? जाफरानी केसर को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ठीक। इस यह टैग दे रखा है। वर्तमान में भारत में, या यूँ कहें विश्व में सर्वाधिक केसर कौन पैदा करता है? तो ईरान पैदा करता है। भारत में नहीं, मतलब मैं कहने जा रहा था वर्तमान में भारत में किस केसर का प्रयोग ज़्यादा है, तो वो है ईरानी केसर का, जो आपको मार्केट में छोटी सी 10 रुपये 20 रुपये की डिबिया में थोड़ा सा मिल जा रहा है। जाफरानी केसर का एक पंखुड़ी भी नहीं मिलेगा, ठीक, पंखुड़ी नहीं, वो पुंकेसर होता है, एक पुंकेसर भी नहीं मिलेगा 10 रुपये में, लेकिन आपको मिल जा रहा है। तो क्यों मिल जा रहा है? क्योंकि वो ईरानी केसर है, भारत का जाफरानी केसर नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ समतल घास के मैदान भी पाए जाते हैं,
ठीक, समतल घास के मैदान जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इन समतल घास के मैदानों को पश्चिम में मर्ग और पूर्व में बुग्याल कहते हैं। ठीक, पश्चिम का मतलब जो पश्चिमी राज्य है, मतलब हिमालय के पश्चिम में कौन से हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह। ठीक, पश्चिम में इन्हें मर्ग कहा जाता है, वहीं पूर्व में या यूँ कहें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक, लिख देता हूँ, पश्चिम में यानी कि J&K, और पूर्व का मतलब हाँ HP एंड UK, समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो पश्चिम में इन्हें मर्ग कहते हैं और पूर्व में बुग्याल कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, बुग्याल। ये घास के मैदान हैं, यहाँ पर जो प्रमुख जनजातियां हैं वो अपनी भेड़ बकरी चराती हैं। और जैसे कि मर्ग में आप लोग सुने होंगे नाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, नाम सुने कि नहीं, अक्सर न्यूज में आता रहता है ये स्थलों के नाम। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक। और यहाँ पर जो प्रमुख जनजातियां रहती हैं ये भी याद रखेंगे कि इन पश्चिम में यानी जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख जनजातियां हैं, दो नाम मैं लिख देता हूँ, एक है गुज्जर और एक है बकरवाल। ये जनजातियां इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 के उपखंडों को निष्प्रभावी किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर इन जनजातियों का नाम लिया था कि इनको आज तक वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इसलिए अनुच्छेद 370 का वहाँ पर होना अवश्यंभावी नहीं है जब वह अपने ही लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दे सकता। और आपको पता है अगर आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और पूर्व की अगर बात करें, जो पूर्व में मतलब कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो जनजातियां बुग्याल जैसे प्रदेशों में अपने गाय भैंस या बकरियों को चराते हैं, तो ये हैं बद्दी व भोटिया। ठीक, बद्दी जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है जनजाति और वहीं भोटिया उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय से। अच्छा, समतल मैदानी घाटियाँ हमारी रह गई हैं, इन्हें भी दो भागों में बांट लेते हैं, वेस्ट यानी पश्चिम और पूर्व। पश्चिम में जहाँ इन्हें कहा जाता है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, पश्चिम में जहाँ इन्हें कहा जाता है दून, वहीं पूर्व में इनको द्वार कहते हैं। ठीक, और पश्चिम से यहाँ मतलब है हिमाचल, HP हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में उत्तराखंड। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में दून जैसे देहरादून, अच्छा हिमाचल प्रदेश केवल लिख दिए, जम्मू कश्मीर J&K एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में दून, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, और पूरब में इन्हें द्वार कहते हैं। समतल मैदानी इलाके होते हैं जो कि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होते हैं, यानी इनके आसपास पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। तो दून में जैसे कि आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे, जम्मू दून, देहरादून, ठीक, और द्वारा लिख गया। पूर्व में नाम, फेमस नाम हरिद्वार। ठीक, इस तरीके से जो भी फैक्ट आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय से बन रहे थे वो पूरे के पूरे हमने कवर कर लिए हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, वन लाइनर आप पढ़ते रहेंगे और ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन कुछ नया बन जाएगा। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो एक बार सिनॉप्सिस बना के, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ में अगर बनाते जाएं तो आसानी होगी आपको पढ़ने में भी, नोट्स बनाने में भी। और ध्यान रखिए, कुछ लोग वीडियो की लेंथ से ही डर जाते हैं कि यार इतना लंबा आधा घंटा का लेक्चर कौन देखेगा। मतलब आप बैठ के YouTube पर आधा घंटा बवाल देख सकते हैं, बकवास देख सकते हैं, लेक्चर नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग 10-10 मिनट, 5-5 मिनट का ट्रिकी या कुछ ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं। आप लोगों के लिए ऑथेंटिक मटेरियल ला रहे हैं और सही तरीके से पढ़ने की रणनीति बता रहे हैं। इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपका कोर्स सिलेबस जो है 2 से 2.5 महीने या 3 महीने में मैक्सिमम समाप्त हो जाएगा और आपका पूरा कवर होगा। अगर आप ऐसे मजे ले लेकर वन लाइनर पढ़ रहे हैं कि 10 दिन में कवर कर लेंगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा। बाकी चीज़ आप पढ़ तो लेंगे, सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बने।
चलिए शुरू करते हैं अपना शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, यानी इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। शुरू करते हैं। देखिए इसका विस्तार, अगर विस्तार की बात करें तो ये पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से कोसी नदी, यानी कोसी नदी कहाँ है, हमने किया था गोसाई थान से निकलती है, ठीक, कोसी नदी तक विस्तृत है, ठीक। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का विस्तार पाकिस्तान से शुरू हो जाता है और नेपाल तक चलता है। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई, क्योंकि यह सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की बाहरी पर्वत श्रृंखला है, ऐसे में इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 2200 मीटर, ठीक, 1800 से 2200 मीटर मानी गई है या मापी गई है। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ और बना दे रहा हूँ, जैसे कि आपका हो गया ये ट्रांस हिमालय, ठीक, ये महान हिमालय, ठीक, या वृहद हिमालय, फिर आपका आएगा लघु हिमालय, और फिर सबसे कम ऊंची पर्वत श्रृंखला जो होगी वो है शिवालिक की, ठीक। ये मैप हमने पहले भी बनाया है, पहले भी बात की है इसके बारे में। अब चलते हैं इसके अन्य नामों की तरफ। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक, जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक, ये है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तथा नेपाल में इसे चुरिया मुरिया भी कहते हैं, चुरिया मुरिया कहा जाता है इसे नेपाल में, ठीक। इस प्रकार देखेंगे यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, पूछा गया है, चूंकि आप यूपी में एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे में कभी भी पूछा जा सकता है। जब इसके अन्य नाम है ही हैं तो देखिए गोरखपुर में शिवालिक पहाड़ियों को डुंडुआ नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक, डुंडुआ नाम से जाना जाता है। ये थे कुछ शिवालिक से रिलेटेड या बाह्य हिमालय से रिलेटेड फैक्ट जो कि पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और ये आपको जानने चाहिए, आपको इन्हें करना चाहिए। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लगातार करते रहें। इस समय 2 दिन का गैप हो गया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी भी, आशीष सर की भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका हिमालय समाप्त होता है, उस तरीके से नहीं, हमने हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं की थी उस हिसाब से हिमालय समाप्त होता है, लेकिन अभी आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश में जो मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला ये पहाड़ियाँ हैं, फिर नागा पहाड़ियाँ हैं, त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, और फिर मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये सब थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी पूर्वी हिमालय का पार्ट बचा हुआ है, उसे भी निपटा लेंगे। एक लेक्चर शायद एक से कम ही लगेगा, उसमें लगेगा, और उसके बाद हम मैदानी इलाकों में चलेंगे। देखिए इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक, उसमें जीएस से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अन्यथा आप वनडे एग्जाम की तरह, यानी कि वनडे कम पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा कम पढ़ के, क्योंकि आयोग भी अब नए प्रश्नों की तलाश में है, नए प्रश्न लगातार बना रहा है, ठीक। जो लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, नए प्रश्न आयोग लगातार बना रहा है। ऐसे में कम पढ़ के या वन लाइनर पढ़ के आपका सिलेक्शन कतई नहीं होना है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरीके से सिनॉप्सिस बना के पढ़ाते रहेंगे। आप लोग भी अपना नोट्स सिनॉप्सिस के माध्यम से तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।